कल्पना कीजिए कि आप हर रात एक ही सपना देखते हैं, लेकिन हर सुबह एक ही बहाना गढ़ते हैं। कभी कहते हैं समय नहीं मिला, कभी मूड से ही नहीं है, और कभी सोचते हैं कल से शुरू करेंगे। हकीकत ये है कि सपने खुद नहीं मरते, उन्हें मार डाला जाता है निरंतरता की कमी से। नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता के प्रति जागरूक हो जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सफलता के प्रति जागरूक कैसे बना जाए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि निरंतरता कैसे विकसित होती है, बहाने कैसे त्यागे जाते हैं और दृढ़ संकल्प कैसे पाला जाता है। अध्याय 1, निरंतरता का सच्चा अर्थ। निरंतरता का मतलब ये कतई नहीं कि आप हर सुबह किसी प्रेरक उदाहरण के साथ जागे, दिल जोश से भरा हो, दिमाग स्पष्ट हो और शरीर ऊर्जा से लबरेज हो। अगर निरंतरता का आधार प्रेरणा होता तो शायद ही कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी लक्ष्य पर टिका रह पाता। सच्चाई ये है कि प्रेरणा एक भावना है और हर भावना की तरह उसका स्वभाव अस्थायी है। वो मौसम की भांति बदलता रहता है, कभी ऊंचा कभी नीचा और कई बार पूरी तरह से गायब। इसलिए नेपोलियन हिल स्पष्ट कहते हैं कि जो लोग सफलता को भावनाओं पर छोड़ देते हैं वे वास्तव में अपनी किस्मत को संयोग के हवाले कर देते हैं। जबकि सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई अप्रत्याशित उभार नहीं है। सफलता एक आदतन प्रक्रिया है, यानी दैनिक रूप से दोहराई जाने वाली अनुशासित व्यवस्था, जिसमें व्यक्ति तब भी कदम उठाता है जब उसे अच्छा नहीं लगता, जब वो थकान महसूस करता है, जब आसपास का वातावरण उसे समझाता है कि आज छोड़ दो, कल कर लेना। यही वो बिंदु है जहां औसत व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति के रास्ते अलग हो जाते हैं। नेपोलियन हिल के मुताबिक असाधारण लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे पहले निर्णय लेते हैं, और निर्णय एक मानसिक अनुबंध है जो एक बार हस्ताक्षरित होने के बाद रोजाना नवीनीकृत नहीं किया जाता। क्योंकि अगर निर्णय रोज लिया जाए तो वो निर्णय नहीं, बहस बन जाता है, और बहस कभी जीवन नहीं बदलती। जीवन निर्णय बदलते हैं, और निर्णय धीरे धीरे आदत में बदल जाते हैं। आदत वो अदृश्य शक्ति है जो तब भी आपको आगे धकेलती है जब आपका चेतन मन पीछे हटना चाहता है। क्योंकि आदत चेतन नहीं होती, आदत स्वचालित होती है, और यही कारण है कि प्रेरणा अस्थायी है लेकिन आदत स्थायी। प्रेरणा एक चिंगारी की तरह है जो कुछ देर के लिए रोशनी देती है, लेकिन अगर उसे रोज ईंधन न मिले तो बुझ जाती है। जबकि आदत एक आग की तरह है जो शुरू में छोटी होती है, मुश्किल से नजर आती है, लेकिन अगर उसे रोज थोड़ा थोड़ा ईंधन मिलता रहे तो वो इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे बुझाना आसान नहीं होता। अगर आप उन लोगों का अवलोकन करें जो वर्षों से रोज व्यायामशाला जाते हैं तो पाएंगे कि वे कोई सुपर हीरो नहीं है। उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी थकावट होती है, उन्हें भी कई दिन लगता है कि आज शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने व्यायाम को एक कार्य नहीं बल्कि अपनी पहचान बना लिया है, और पहचान पर सवाल नहीं उठाए जाते, पहचान निभाई जाती है। ठीक वैसे ही जो लोग रोज अध्ययन करते हैं, रोज सीखते हैं, रोज कौशल पर काम करते हैं, वे रोज प्रेरित नहीं होते। कई दिन उन्हें उबाऊ लगता है, कई दिन उन्हें संदेह होता है कि क्या इससे वाकई फायदा होगा, लेकिन वे फिर भी बैठते हैं, फिर भी किताब खोलते हैं, फिर भी नोटबुक उठाते हैं। क्योंकि उनके लिए सवाल ये नहीं होता कि आज करूं या न करूं, उनके लिए सवाल सिर्फ ये होता है कि आज कितना न्यूनतम कर सकता हूं ताकि सिलसिला न टूटे। और यही सिलसिला नेपोलियन हिल की दर्शन का आधार है। हिल कहते हैं कि मन को अनुशासित सिखाना सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि अनुशासित मन भावनाओं को स्वीकार करता है लेकिन उन्हें निर्णय नहीं लेने देता। और जब भावनाएं चालक की सीट से हटती हैं तभी निरंतरता स्थिर होती है, वरना भावनाओं के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी नियमित नहीं हो सकता, क्योंकि भावनाएं खुद नियमित नहीं होती। और यहीं से निरंतरता का दूसरा और शायद सबसे गलत समझा जाने वाला सिद्धांत उभरता है कि निरंतरता का मतलब विशाल कार्रवाई नहीं है। निरंतरता का मतलब छोटी कार्रवाइयां हैं, लेकिन रोजाना। क्योंकि मानव मस्तिष्क भव्यता से डरता है लेकिन सरलता को स्वीकार कर लेता है। इसलिए एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई सुनने में प्रभावशाली लगती है, अहंकार को संतुष्ट करती है, खुद को विशेष महसूस कराती है, लेकिन व्यावहारिक रूप से ये दृष्टिकोण अल्पकालिक होता है, क्योंकि अगले ही दिन मस्तिष्क थकान और प्रतिरोध पैदा करने लगता है। जबकि रोज 30 मिनट पढ़ाई इतनी प्रबंधनीय होती है कि मस्तिष्क उसे खतरे की तरह नहीं देखता। और यही कारण है कि छोटी कार्रवाइयां अधिक शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वे प्रतिरोध नहीं उत्पन्न करती, और जब प्रतिरोध नहीं होता तब दोहराव संभव होता है, और दोहराव ही निरंतरता की वास्तविक परिभाषा है।
नेपोलियन हिल इस सिद्धांत को एक बहुत गहन शब्द में परिभाषित करते हैं। दैनिक लागू विश्वास, यानी रोज अपने लक्ष्य पर छोटा सा विश्वास प्रदर्शित करना, सिर्फ सोचने से नहीं, सिर्फ कल्पना करने से नहीं, बल्कि कार्रवाई के माध्यम से। क्योंकि विश्वास अगर कार्रवाई में रूपांतरित नहीं होता तो वो सिर्फ आत्मधोखा बन जाता है, और कार्रवाई अगर दैनिक नहीं होती तो वो सिर्फ उत्साह की बर्बादी होती है। लेकिन जब विश्वास और दैनिक कार्रवाई साथ आते हैं तब चक्रवृद्धि प्रभाव पैदा होता है, और चक्रवृद्धि प्रभाव हमेशा मौन होता है। वो पहले नजर नहीं आता, ठीक वैसे ही जैसे कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे शरीर में जमा होता है और तब तक कोई लक्षण नहीं देता जब तक हृदयाघात नहीं होता। उसी तरह अनुशासन भी धीरे धीरे जमा होता है और तब तक कोई बड़ा परिणाम नहीं दिखाता जब तक जीवन अचानक एक नए स्तर पर स्थानांतरित नहीं हो जाता। और यहीं पर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें तत्काल इनाम चाहिए, तत्काल सत्यापन चाहिए, तत्काल प्रमाण चाहिए, जबकि निरंतरता विलंबित इनाम का गेम है, और विलंबित इनाम सहन करने की क्षमता ही व्यक्ति को दीर्घकालिक विजेता बनाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप वाकई निरंतरता को समझना चाहते हैं तो आपको ये मानना होगा कि हर दिन अर्थपूर्ण नहीं लगेगा, हर दिन प्रगति मापने योग्य नहीं होगी, हर दिन आत्मविश्वास महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया कि मैं हर दिन अपने लक्ष्य के सामने एक छोटी सी कार्रवाई रखूंगा, चाहे मन माने या न माने, चाहे परिणाम दिखे या न दिखे, तो वही छोटी कार्रवाई धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देगी। और जब पहचान बदल जाती है तब निरंतरता कोई संघर्ष नहीं रहती, निरंतरता आपका स्वभाव बन जाती है। क्योंकि तब आप ये नहीं कहते कि मुझे निरंतर बनना है, आप कहते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो रोज अपने वचन पर खड़ा रहता है। और यही नेपोलियन हिल की शिक्षाओं का सबसे गहन सत्य है, क्योंकि सफलता बाहरी दुनिया में नहीं बनती, सफलता पहले आपके भीतर बनती है। और भीतर बनने वाली सफलता का पहला दृश्यमान संकेत होता है निरंतरता, जो बिना प्रेरणा के भी चलती है, बिना उत्साह के भी टिकती है, और बिना शॉर्टकट के भी आपको वहां पहुंचा देती है जहां आप सिर्फ सपने देखने की ताकत से कभी नहीं पहुंच सकते। अध्याय 2, बहाने क्यों बनते हैं। अधिकांश लोग जब बहाने बनाते हैं तो खुद को आलसी समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनमें अनुशासन की कमी है, शायद वे कमजोर हैं। लेकिन नेपोलियन हिल की मनोविज्ञान इससे कहीं अधिक गहरा है, क्योंकि बहाने आलस्य का प्रमाण नहीं होते, बहाने भय का मुखौटा होते हैं, यानी डर का वो चेहरा जिसे व्यक्ति खुद के सामने भी खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए वो उसे तर्क संगत शब्दों में ढक देता है, जैसे आज समय नहीं है, आज मन ठीक नहीं है, आज ऊर्जा कम है। जबकि सच्चाई ये है कि भीतर कहीं मस्तिष्क जानता है कि अगर आज मैंने गंभीर प्रयास किया और फिर भी असफल रहा तो मेरी आत्म छवि को ठेस पहुंचेगी। और मानव अहंकार असफलता से नहीं, असफलता के अर्थ से डरता है, यानी लोग क्या सोचेंगे, मैं खुद को कैसे देखूंगा, कहीं ये साबित ना हो जाए कि मैं उतना सक्षम नहीं हूं जितना मैं मानता हूं। और यही असफलता का भय सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कारण बनता है कि व्यक्ति काम शुरू ही नहीं करता। क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करते तब तक आप तकनीकी रूप से असफल भी नहीं होते, और मस्तिष्क इसी भ्रम में खुद को सुरक्षित रखता है। नेपोलियन हिल इस डर को मनोवैज्ञानिक पक्षाघात कहते हैं, जहां व्यक्ति कार्रवाई से पहले ही भविष्य की काल्पनिक पीड़ा को इतना वास्तविक बना लेता है कि वर्तमान में गति असंभव हो जाती है। और यही कारण है कि इतने सारे प्रतिभाशाली लोग जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका डर उन्हें औसत बनाए रखता है। और विडंबना ये है कि नेपोलियन हिल स्पष्ट कहते हैं कि हर असफलता अपने साथ समकक्ष सफलता का बीज लेकर आती है, लेकिन वो बीज तभी दिखाई देता है जब व्यक्ति असफलता के बाद भी मैदान पर डटा रहता है। वरना जो व्यक्ति असफलता से पहले ही पीछे हट जाता है उसे न असफलता मिलती है न सफलता, सिर्फ पछतावा मिलता है। और पछतावा सबसे शांत लेकिन सबसे भारी बोझ होता है। वास्तव में असफलता कोई शत्रु नहीं है, असफलता एक शिक्षक है जो ये सिखाती है कि इस बार गड़बड़ कहाँ हुई, किस नियम की अनदेखी हुई। और यदि हम नियमों की अनदेखी के बारे में कहें तो नेपोलियन हिल के अनुसार बहाने बनाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है नियमों की अज्ञानता। असफलता प्रतिक्रिया है, असफलता सुधार तंत्र है। असफलता आपको बताती है कि कौन सा मार्ग काम नहीं कर रहा, लेकिन बहाना आपको ये भ्रम देता है कि आपने प्रयास ही नहीं किया, इसलिए आप सुरक्षित हैं। जबकि वास्तविकता में आप धीरे धीरे अपनी क्षमता से विश्वासघात कर रहे होते हैं। और यही विश्वासघात दीर्घकाल में आत्मविश्वास को भीतर से खोखला कर देता है, क्योंकि गहराई में आपका अवचेतन जानता है कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। असफलता के भय के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है आराम क्षेत्र का व्यसन। और ये व्यसन नशीली दवाओं के व्यसन से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसमें सुख तत्काल मिलता है और हानि अदृश्य। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से आराम से प्रेम करता है,
क्योंकि आराम अस्तित्व मोड का हिस्सा है। मस्तिष्क ऊर्जा बचाना चाहता है, जोखिम टालना चाहता है, अनिश्चितता से दूर रहना चाहता है। इसलिए फोन स्क्रॉल करना आसान लगता है, टीवी देखना आसान लगता है, यादृच्छिक वीडियो देखना आसान लगता है, क्योंकि इसमें कोई निर्णय नहीं है, कोई असफलता नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है। लेकिन अनुशासन असुविधाजनक है। अनुशासन में संरचना है, अनुशासन में सीमाएं हैं, अनुशासन में आपको खुद से लड़ना पड़ता है, और विकास हमेशा असुविधा में होता है। इसलिए विकास मस्तिष्क को खतरे की तरह लगता है, और जब भी आप कुछ सार्थक करने बैठते हैं, मस्तिष्क तुरंत चेतावनी देता है, रुक जाओ, आराम से भी तो जीवन चल रहा है। और यही चेतावनी बहाने बनकर सामने आती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर मानव मन को बिना अनुशासन के छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा न्यूनतम प्रयास वाली विकल्प चुनता है, क्योंकि न्यूनतम प्रयास में तत्काल आराम मिलता है। लेकिन तत्काल आराम दीर्घकालिक पीड़ा पैदा करता है, और तत्काल असुविधा दीर्घकालिक स्वतंत्रता पैदा करती है। अंतर सिर्फ समय विलंब का है, जिसे औसत व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। बहाने इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि वे तर्कपूर्ण लगते हैं, तार्किक लगते हैं, सामाजिक रूप से स्वीकार्य होते हैं, और इसलिए आप उन्हें चुनौती नहीं देते। आप खुद से नहीं पूछते कि क्या ये बहाना है या सत्य, क्योंकि बहाने अहंकार को चोट नहीं पहुंचाते, बल्कि उसे संरक्षित करते हैं। और अहंकार संरक्षण विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। नेपोलियन हिल के अनुसार जब तक व्यक्ति अपने डर को नाम नहीं देता, जब तक वो ये स्वीकार नहीं करता कि मैं डर रहा हूँ, तब तक वो बहानों के जाल में फंसा रहता है। और यही कारण है कि आत्म जागरूकता निरंतरता का पहला कदम है, क्योंकि जिस दिन आप समझ जाते हैं कि बहाना आपके आराम को बचाने के लिए बना है, उस दिन बहाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी संदर्भ में जीवन शैली सुझाव बेहद सरल लेकिन बेहद प्रभावी है, क्योंकि जब भी बहाना आए, जब भी मन कहे आज नहीं कल से, अभी छोड़ दो, उस समय खुद से सिर्फ एक प्रश्न पूछें, क्या ये काम मेरा भविष्य बेहतर बनाएगा? और ये प्रश्न मस्तिष्क को वर्तमान आराम से भविष्य के परिणामों की ओर मोड़ देता है, और मस्तिष्क भविष्य के परिणाम सोचने में कमजोर होता है, इसलिए ये प्रश्न उसे असुविधाजनक कर देता है। लेकिन यही असुविधा विकास का द्वार खोलती है। और अगर उत्तर हाँ है, अगर गहराई में आप जानते हैं कि ये काम आपका भविष्य बेहतर बनाएगा, तो उस पल आपका मूड अप्रासंगिक हो जाता है, आपकी भावनाएं अप्रासंगिक हो जाती हैं। क्योंकि नेपोलियन हिल स्पष्ट कहते हैं कि भावनाएं अविश्वसनीय होती हैं, लेकिन भविष्य के तथ्य निर्विवाद होते हैं। और जो व्यक्ति भविष्य के तथ्यों को वर्तमान भावनाओं से ऊपर रखता है, वही व्यक्ति निरंतरता विकसित करता है। वास्तव में बहाने त्यागना कोई प्रेरक कार्य नहीं है। बहाने त्यागना एक जागरूक विद्रोह है अपने आराम प्रेमी मस्तिष्क के विरुद्ध, और ये विद्रोह रोज करना पड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क रोज आराम मांगेगा, रोज शॉर्टकट ढूंढेगा, रोज बहाने गढ़ेगा। लेकिन जिस दिन आप बहाने को पहचानना सीख जाते हैं, उसी दिन आप शक्ति वापस अपने हाथों में ले लेते हैं, क्योंकि तब बहाना आपको नियंत्रित नहीं करता, आप बहाने का अवलोकन करते हैं, और अवलोकन ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। नेपोलियन हिल की पूरी दर्शनशास्त्र यही सिखाती है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपने मन के पैटर्न समझने होंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि बहाने कहाँ से आते हैं, आप उन्हें बल से नहीं हटा सकते, और बल से हटाई गई निरंतरता टिकती नहीं है। लेकिन जागरूकता से बनी निरंतरता स्वाभाविक हो जाती है, और यही कारण है कि बहाने समाप्त करना सिर्फ उत्पादकता नहीं बढ़ाता, बहाने समाप्त करना आपकी आत्मसम्मान वापस लाता है। क्योंकि हर बार जब आप बहाने के बावजूद कार्रवाई करते हैं, आपका अवचेतन ये संदेश ग्रहण करता है कि मैं अपने वचन पर खड़ा रहता हूँ, और यही संदेश धीरे धीरे आत्मविश्वास, अनुशासन और आंतरिक शक्ति में रूपांतरित हो जाता है। और जब आंतरिक शक्ति बन जाती है, तब बहाने स्वयं कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि बहाने वहीं टिकते हैं जहाँ डर मजबूत होता है, और डर वहीं कमजोर पड़ता है जहाँ स्पष्टता मजबूत होती है। अध्याय 3, दृढ़ संकल्प कैसे पालें। अगर निरंतरता को इंजन कहा जाए तो जलती हुई इच्छा उसका ईंधन है, और नेपोलियन हिल की पूरी दर्शनशास्त्र इसी एक अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि हिल मानते हैं कि व्यक्ति वही करता है जिसकी उसे भीतर से आवश्यकता महसूस होती है, न कि वो जो उसे तार्किक रूप से सही लगता है। और यही कारण है कि अधिकांश लोग निरंतरता बनाए नहीं रख पाते, क्योंकि उनके लक्ष्य कमजोर होते हैं, सतही स्तर के होते हैं, और ऐसे लक्ष्य भावनात्मक दबाव पैदा नहीं करते। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सफल बनना चाहता हूं, तो ये कथन सुनने में अच्छा लगता है, सामाजिक रूप से स्वीकार्य लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक इच्छा है, क्योंकि इसमें कोई तात्कालिकता नहीं है,
कोई पीड़ा नहीं है, कोई भय नहीं है और कोई छवि नहीं है कि सफलता न मिलने पर क्या खो जाएगा। जबकि जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आर्थिक स्वतंत्रता चाहता हूं ताकि मेरे माता पिता को कभी धन की चिंता ना हो, तो ये सिर्फ लक्ष्य नहीं रहता, ये जिम्मेदारी बन जाता है, ये वादा बन जाता है। और वादा टूटने का डर निरंतरता को मजबूर करता है कि वो बनी रहे। क्योंकि जलती हुई इच्छा तब पैदा होती है जब लक्ष्य आपके आराम से बड़ा हो जाता है, जब लक्ष्य आपके डर से बड़ा हो जाता है और जब लक्ष्य आपके बहानों से बड़ा हो जाता है। नेपोलियन हिल स्पष्ट कहते हैं कि कमजोर लक्ष्य निरंतरता नहीं बनाते, क्योंकि कमजोर लक्ष्य मस्तिष्क को धक्का नहीं देते, वे मस्तिष्क को चुनौती नहीं देते और बिना चुनौती मस्तिष्क नहीं बदलता। इसलिए अगर आपका लक्ष्य इतना छोटा है कि उसे छोड़ने पर आपको अपराध बोध नहीं होता, तो समझ लीजिए कि उसमें जलती हुई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि जलती हुई इच्छा का पहला संकेत अपराध बोध होता है। वो आंतरिक बेचैनी जो तब पैदा होती है जब आप अपने लक्ष्य से दूर जाते हैं। हिल के अनुसार निरंतरता तर्क से नहीं चलती, निरंतरता भावना से चलती है, क्योंकि व्यक्ति तार्किक रूप से जानता है कि व्यायाम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं करता, क्योंकि तर्क कार्रवाई नहीं कराता, कार्रवाई भावना कराती है। और हर सफल व्यक्ति के पास एक भावनात्मक कारण होता है, चाहे वो खुलकर बोले या ना बोले। किसी को खुद को साबित करना होता है, किसी को समाज की सीमाओं को तोड़ना होता है, किसी को अपने पतीत की गरीबी से बाहर निकलना होता है, किसी को अपने माता पिता को वो जीवन देना होता है जो उन्हें कभी नहीं मिला। और यही भावनात्मक कारण निरंतरता को तब भी चलाता है जब शरीर थक चुका होता है और मन बहाने ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उस समय तर्क नहीं बोलता, भावना बोलती है और मजबूत भावना कमजोर क्षण को दबा देती है। नेपोलियन हिल इस भावना को नियंत्रित जुनून कहते हैं, यानी ऐसा जुनून जो आपको अंधा नहीं करता बल्कि केंद्रित करता है, जो आपको लापरवाह नहीं बनाता बल्कि अनुशासित बनाता है। और यही नियंत्रित जुनून निरंतरता को स्वाभाविक बना देता है, क्योंकि तब आप खुद को धक्का नहीं दे रहे होते, आप बस उस पीड़ा से भाग रहे होते हैं जो लक्ष्य न पाने पर होगी। लेकिन जलती हुई इच्छा कोई जादुई अनुभूति नहीं है जो स्वतः आ जाए। जलती हुई इच्छा जागरूक रूप से पैदा करनी पड़ती है, और यही कारण है कि नेपोलियन हिल अभ्यासों पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि मस्तिष्क छवियों से संचालित होता है, शब्दों से नहीं। इसलिए जब आप एक कागज पर बैठकर स्पष्ट लिखते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, अगर मैं निरंतर नहीं रहा तो मेरी जिंदगी कैसी होगी, और अगर मैं निरंतर रहा तो 5 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी, तो आप अपने मस्तिष्क को 2 भविष्य दिखाते हैं। एक वो जिसमें पछतावा है, कुंठा है, आत्मसंदेह है, और दूसरा वो जिसमें स्वतंत्रता है, गर्व है, पूर्णता है। और मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उस भविष्य की ओर खिंचता है जिसमें भावनात्मक इनाम अधिक होता है। इस अभ्यास का असली उद्देश्य योजना बनाना नहीं है, इस अभ्यास का उद्देश्य भावनात्मक विरोधाभास पैदा करना है, क्योंकि जब भावनात्मक विरोधाभास मजबूत होता है तब निर्णय मजबूत होते हैं, और जब निर्णय मजबूत होता है तब निरंतरता स्वचालित हो जाती है, क्योंकि तब आप रोज खुद से ये नहीं पूछते कि आज करूं या न करूं। आप जानते हैं कि अगर आज नहीं किया तो मैं किस भविष्य की ओर जा रहा हूं, और यही जागरूकता दृढ़ संकल्प को जन्म देती है, क्योंकि दृढ़ संकल्प क्रोध से नहीं आता, दृढ़ संकल्प स्पष्टता से आता है। जब व्यक्ति स्पष्ट देख लेता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। नेपोलियन हिल मानते हैं कि जलती हुई इच्छा एक बार पैदा हो जाए तो वो स्वसमर्थक बन जाती है, यानी आपको बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी पीड़ा और आपका उद्देश्य आपको रोज उठाकर काम पर लगा देता है। और यही कारण है कि दुनिया में बहुत सारे लोग प्रतिभावान होते हुए भी अनियमित रहते हैं, और कुछ लोग औसत होते हुए भी असाधारण परिणाम हासिल कर लेते हैं, क्योंकि अंतर प्रतिभा का नहीं होता, अंतर जलती हुई इच्छा का होता है। और जब जलती हुई इच्छा बन जाती है तब निरंतरता संघर्ष नहीं रहती, निरंतरता परिणाम बन जाती है, क्योंकि तब आप परिश्रम नहीं कर रहे होते, आप अपने भविष्य को बचा रहे होते हैं। और यही नेपोलियन हिल की शिक्षाओं का सबसे कच्चा और सबसे शक्तिशाली सत्य है कि व्यक्ति वही काम लगातार करता है जिसे छोड़ने की पीड़ा उसे अधिक डराती है, और दृढ़ संकल्प वास्तव में उसी डर से पैदा होता है। अध्याय 4, दैनिक व्यवस्था जो निरंतरता बनाए।
अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में इसलिए अटक के रहते हैं क्योंकि वे सपनों को प्रेरणा के भरोसे छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि जब मन करेगा तब करेंगे, जब ऊर्जा आएगी तब शुरू करेंगे, जब सही वक्त होगा तब अनुशासन आएगा। लेकिन नेपोलियन हिल की दर्शन शास्त्र इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देती है, क्योंकि हिल स्पष्ट कहते हैं कि सपने प्रेरणा से नहीं, व्यवस्था से पूरे होते हैं। प्रेरणा एक मनःस्थिति है और मनःस्थिति अविश्वसनीय है, लेकिन व्यवस्था एक ढांचा है और ढांचा भरोसेमंद होता है। व्यवस्था आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब आपका मन बहाने गढ़ रहा होता है, जब शरीर थका होता है और जब दिमाग शॉर्टकट तलाश रहा होता है। दैनिक व्यवस्था बनाने की शुरुआत अटूट नियम से होती है, यानी अपने दिन में एक ऐसी कार्रवाई तय करना जो किसी भी हाल में होगी, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, चाहे प्रशंसा मिले या आलोचना, चाहे आप प्रेरित हो या पूरी तरह खाली। क्योंकि निरंतरता तब समाप्त हो जाती है जब हर चीज़ वैकल्पिक हो जाती है। और नेपोलियन हिल मानते हैं कि व्यक्ति को सबसे अधिक नुकसान उसकी अनिर्णयशीलता से होता है, क्योंकि जब आप रोज़ तय करते हैं कि क्या करना है, तब आप रोज़ अपनी इच्छा शक्ति को खर्च करते हैं, और खर्च हुई इच्छा शक्ति निरंतरता को बनाए नहीं रख पाती। इसलिए अटूट नियम वास्तव में अनुशासन नहीं, बल्कि निर्णय थकान से सुरक्षा है। ये नियम बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा नियम प्रतिरोध पैदा करता है और प्रतिरोध मस्तिष्क को विद्रोही बना देता है। इसलिए 20 मिनट अध्ययन, 10 मिनट लेखन या 15 मिनट व्यायाम जैसे छोटे कदम प्रभावी होते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि मस्तिष्क बहाना नहीं बना पाता, लेकिन इतने सार्थक होते हैं कि पहचान को धीरे धीरे नया आकार देने लगते हैं। और यही कारण है कि छोटे कदम दीर्घकाल में बड़े परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि नेपोलियन हिल के अनुसार सफलता का रहस्य विशाल बल नहीं, निरंतर दबाव है। और निरंतर दबाव तभी संभव है जब कार्रवाई टिकाऊ हो। लेकिन व्यवस्था सिर्फ कार्यवाही तय करने से पूर्ण नहीं होती। व्यवस्था तब पूर्ण होती है जब कार्यवाही आपकी पहचान से जुड़ जाती है, क्योंकि जब तक काम एक कार्य है तब तक उसे छोड़ना आसान है, लेकिन जब काम पहचान बन जाता है तब उसे छोड़ना मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ादायक हो जाता है। और नेपोलियन हिल यही कहते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। इसलिए आत्मसंवाद निरंतरता का छिपा हुआ हथियार है, क्योंकि शब्द सिर्फ संचार नहीं होते, शब्द अवचेतन निर्देश होते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, दैनिक व्यवस्था का असली उद्देश्य आपको कठोर या रोबोट जैसा बनाना नहीं है, बल्कि आपको मानसिक स्वतंत्रता देना है। क्योंकि जब आपके पास व्यवस्था होती है, तब आपको रोज सुबह ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आज क्या करना है, आज कहाँ से शुरू करूं। और यही निर्णय थकान निरंतरता का सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जितने अधिक निर्णय उतनी कम क्रियान्वयन, और व्यवस्था क्रियान्वयन को डिफ़ॉल्ट बना देती है। नेपोलियन हिल की पूरी दर्शनशास्त्र व्यावहारिक स्तर पर यहीं आकर समाप्त होती है, क्योंकि जलती हुई इच्छा आपको दिशा देती है, अनुशासन आपको कार्यवाही में रखता है, लेकिन व्यवस्था आपको दीर्घकाल तक टिकाए रखती है। और बिना व्यवस्था निरंतरता एक भावनात्मक संघर्ष बन जाती है, लेकिन व्यवस्था के साथ निरंतरता एक स्वाभाविक दिनचर्या बन जाती है। अंत में सच्चाई यही है कि असाधारण परिणाम असाधारण इच्छा शक्ति से नहीं आते। असाधारण परिणाम साधारण व्यवस्था से आते हैं, जिन्हें असाधारण धैर्य के साथ अनुसरण किया जाता है। और जिस दिन आप अपने दिन को व्यवस्था के हवाले कर देते हैं, उसी दिन से आपकी निरंतरता भाग्य, मनःस्थिति और प्रेरणा से अलग होकर ढांचे पर टिक जाती है। और ढांचा ही वो अदृश्य रीढ़ है जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है, जब तक कि एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप वो व्यक्ति नहीं रहे जो कभी बहाने तलाशता था, बल्कि आप वो व्यक्ति बन चुके हैं जो रोज अपने वचन पर खड़ा रहता है, बिना नाटक के, बिना बहानों के। और यही निरंतरता की सबसे बड़ी और सबसे शांत विजय है। याद रखिए, निरंतरता कोई उपहार नहीं है जो कुछ लोगों को मिल जाए और कुछ को नहीं। निरंतरता एक चुनाव है जो हर सुबह दोबारा चुना जाता है। कोई तालियां नहीं बजती जब आप रोज अनुशासन चुनते हैं, कोई शोर नहीं होता जब आप बहाने त्यागते हैं, लेकिन एक दिन जब बाकी लोग पूछते हैं कि तुम अचानक इतना आगे कैसे निकल गए, तो सच्चाई ये होती है कि आप अचानक नहीं निकले होते, आप बस रोज निकले होते हैं। नेपोलियन हिल ने ठीक कहा था कि सफलता की आवाज़ बहुत धीमी होती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। आज आप जहां खड़े हैं वो आपके अतीत के निर्णयों का परिणाम है, और जहां आप कल खड़े होंगे वो आज की निरंतरता तय करेगी। अब सवाल ये नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, सवाल ये है कि क्या आप आज भी बहाने चुनेंगे या दृढ़ संकल्प।
अगर ये वीडियो आपको भीतर से छू गया है तो इसे यहीं समाप्त मत होने दीजिए। अभी एक छोटा कदम उठाइए, इस वीडियो को पसंद कीजिए, अपने भविष्य के स्वर के लिए सहेजिए। और अगर आप रोज ऐसी मानसिकता बदलने वाली वृत्तचित्र चाहते हैं तो सदस्यता लीजिए, क्योंकि निरंतरता अकेले बनाना कठिन होता है। टिप्पणियों में बस एक पंक्ति लिखिए, मैं निरंतरता चुनता हूँ, क्योंकि जिस दिन आपने चुन लिया उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। छोटे से शुरू कीजिए, दृढ़ रहिए और कभी सिलसिला मत तोड़िए।